नमस्कार मित्रों। हिंदी साहित्य की बेमिसाल, खूबसूरत और उम्दा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की सुविख्यात लेखिका डॉक्टर पद्मा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी इज्जत के रहवर। तो शुरू करें कहानी इज्जत के रहवर। श्रीलाल के घर में खुशी का माहौल था। सब तरफ चहल पहल और खूब कोलाहल था। नई बहू आ जाने से रौनक में और अधिक इजाफा हो गया था। ढोलक की थापों के साथ महिलाओं के गाने के स्वर गूंज रहे थे। बधाइयाँ और दादरे गाए जा रहे थे। श्रीलाल की खुशी का पारावार न था। उनके छोटे भाई विशंभर का विवाह था। अम्मा बाबूजी की मृत्यु के बाद उन्होंने ही भाई को पाला और कोई तकलीफ नहीं होने दी। विशंभर श्रीलाल से उम्र में बहुत छोटा है, इसलिए उन्होंने उसे बेटे की तरह स्नेह दिया है। बारात से लौटे रिश्तेदार समधियाने की खातिरदारी की तारीफ कर रहे थे, जिसे सुनकर श्रीलाल का दिल बल्लियों उछल रहा था। रात की खुमारी अभी तक उतरी नहीं थी और मन व्यवस्थाओं में उलझ रहा था। अचानक बाहर से तालियां पीटने की आवाजें सुनाई पड़ी। स्त्री पुरुष के मिले जुले अजीब से स्वरों के साथ तेज आवाजें भी आ रही थीं। श्रीलाल ने बाहर आकर देखा कि अपने पूरे फौज पाठे के साथ शबनम मौसी की हमजाद सोफिया तालियां फटकारती हुई बाहर मौजूद थी। इस बार उनके साथ 13-14 साल का एक लड़का भी था, जिसे लगभग ढकेलती हुई सोफिया बोली, चल बल्लू उधर बैठ तो। सोफिया तालियां पीटते हुए कह रही थी, हाय हाय हाय, हमें तो शगुन चाहिए, लड़के का ब्याह है, कोई मजाक नहीं। फिर वही तालियों की फट फट। 2001 का रेट चल रहा है, ले आओ छोटू की भाभी नया साड़ी ब्लाउज, और देखो मिठाई विठाई अनाज वगैरह भी लेती आना। तालियों की चटचटाहट सुनकर दूसरे लोग भी बाहर निकल आए। सबके चेहरे पर मुस्कान की रेखा पसरी हुई थी। उन्हें देखते ही सोफिया पहले से भी अधिक तेज आवाज में तालियां पीटती हुई बोली, हाय हाय हाय, अच्छे खाते पीते हो तुम लोग, इतना नहीं दोगे तो गरीब बेचारा क्या देगा। हाय हाय, हमारा पेट कैसे पलेगा। कहते हुए उसने पेट पर पड़े साड़ी के पल्ले को झटके से हटाकर अपना पेट दिखा दिया, जिससे पेट के साथ साथ बदन का ऊपरी हिस्सा भी दिख गया। बल्लू को यह सब देखकर जरा भी हैरत नहीं हुई। वहां खड़े पुरुष लोग एक दूसरे को इशारा करके हंस दिए। उन लोगों के भाव ताड़ कर श्रीलाल ने छोटे बच्चों को अंदर जाने का आदेश सुना दिया। श्रीलाल सोफिया से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उसने उन्हें बोलने का जरा भी मौका नहीं दिया। वे बार बार कुछ कहते, लेकिन उनकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह दब कर रह जाती। उन लोगों में सोफिया ही मुखिया दिखाई दे रही थी। उसने अपने साथियों को ललकारते हुए कहा, अरे री गाओ रे गाओ, अरे बल्लू बजा तो ढोलक, ए संगीता ए रबीना लगा तो ठुमका, अरे ओ रंभा ओ सुल्ताना निकाल तो घुंघरू। देखते ही देखते उनका पिटारा खुला। रबीना और संगीता ने बड़े बड़े घुंघरू बांध लिए, रंभा ने मजीरे संभाल लिए, सुल्ताना ने थपली पकड़ ली, बबलू ने लपक कर ढोलक घुटनों के नीचे दबाकर अपने हाथ ढोलक पर साध लिए और सोफिया की ओर देखने लगा। सोफिया ने गाना शुरू कर दिया, कांटा लगा। एक खास तरीके से रवीना और संगीता मटक रही थीं और बल्लू ध्यान से उन लोगों का नाचना देख रहा था। रबीना दाईं तरफ झुककर उत्तेजित अदाएं दिखा रही थी। संगीता पैरों को आगे पीछे कर कदम ताल करके नाच रही थी। वो बाएं हाथ से अनोखे अंदाज में साड़ी की प्लेटें बीच में से ऊपर को उठाए दूसरे हाथ को नचा नचा कर घूम रही थी। वे कभी कभी लंबा घूंघट डाल लेती तो कभी उरोजों को और कूल्हों को झटके के साथ मटका देती थी। बल्लू सोच रहा था, होली हो या दिवाली, सब त्योहारों पर सोफिया बस्ती के सब घरों से शगुन लेती है और अब तो राखी पर भी आने लगी है। वैसे शादी ब्याह हो या बच्चे का जन्म, सबके लिए उनके अलग अलग रेट चलते हैं। बाजार में दुकान वालों से भी खूब रुपए लेती हैं, उन्हें रिझाती हैं फिर पटाती हैं। नए नए गीतों पर एक अलग तरह के कदम ताल के ठुमके लगाती हैं। टीवी देख देखकर हीरोइनों जैसे नाचने की कोशिश भी करती हैं। अंगों की चटक और कमर की लचक दुकान वालों के मनोरंजन का साधन बन जाती है। बल्लू वैसे तो इन लोगों की इन हरकतों का आदी हो गया है, लेकिन फिर भी इन लोगों का सीने पर बार बार पल्ला हटा लेना और साड़ी घुटनों के ऊपर खींच लेना
उसके मन में कभी कभी जुगुप्सा पैदा कर देती है। इनमें से कोई बीड़ी सिगरेट पीती थीं, कोई तंबाकू खाती थीं, नए नए डिज़ाइन के जनाना कपड़े व आर्टिफिशियल जेवर पहनना उनकी पसंद में शुमार थीं। सबकी आईब्रो तराशी हुई रहती, होंठों पर चकाचक लिपस्टिक लगी होती थी, सीने पर रुई के पैड वाली ब्रास से उत्तेजक उभार दे दिया जाता था। सबकी दाढ़ी मूछ नीट एंड क्लीन होती थी और वे तो ब्यूटी क्वीन हो जाती थीं। जो स्त्री जैसी होती थीं उनके पेट पर बाल नहीं होते थे, वे शायद औरत के रूप में जन्म लेकर भी अधूरी रही होती थीं। साथ में ढोलक बजाने वाला प्रायः पुरुष ही रहता था। ढोलक की गमक ऐसी कि सुनने वाले का ही मन नाचने को हो जाए। श्रीलाल ने देखा कि बल्लू 13-14 साल का बालक है। उसकी रेखें निकलनी शुरू हो गई थीं। उसे देखते ही श्रीलाल को याद आया कि 14 साल पहले एक पागल कहीं बाहर से घूमती फिरती इस मोहल्ले में आ गई थी। कुछ महीनों बाद उस पगली के एक बच्चा पैदा हुआ था। पगली उस बच्चे को कैसे पालती? सब चिंतित थे, लेकिन मोहल्ले के किसी परिवार ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि उस बच्चे को पाल सकें। तब पांडुरंगा जिंदा थे। उनकी टीम ने ही ये जिम्मा ले लिया था। उन दिनों श्रीलाल के मन में इन लोगों के प्रति अपार श्रद्धा उमड़ आई थी। शायद ये वही लड़का है। अब तो खूब बड़ा हो गया है और बड़ी मुस्तैदी से ढोलक बजाना भी सीख गया है। बल्लू को गाना सुनकर बड़ा मजा आ रहा था। गाने की एक लाइन सोफिया गा रही थी, फिर उसी लाइन को सुल्ताना और रंभा दोहरा देती थी। इन दोनों में से जो भी लाइन को गलत दोहरा देती थी, उसी की तरफ सोफिया आंखें तरेड़ देती थी। बल्लू ने रवीना पर एक नज़र डाली। वो नाच रही थी, अपने कंधे हिलाकर उरोज़ों को और ज़्यादा मटका रही थी। उसने अपना ध्यान वहाँ से हटा लिया। वो सोच रहा था कि ये मोहल्ले वाले भी अजीब होते हैं। मोहल्ले में किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो तुरंत इन लोगों को खबर कर देते हैं। मोहल्ले वालों में सब्र कहाँ रहता है? वे भी तमाशा देखना चाहते हैं कि हमारे घर से जितना लिया था पड़ोस वाली श्रीवास्तवनी उतना देती हैं या नहीं। मोहल्ले का कोई भी शुभचिंतक SMS से तुरंत सूचित कर देता है। ये मोहल्ले वाले आपस में कितनी ईर्ष्या करते हैं। सोफिया जब बच्चे के जन्म पर नेक मांगने आती है तो अलग ढंग से नाचती है। इनमें से एक जन नए बच्चे को गोद में लेकर नाचती है और दिए गए अनाज के कुछ दाने बच्चे की माँ के गोद में डालकर कई आशीष दे डालती है। दूधो नहाओ पूतो फलो, बच्चा जुग जुग जिए, बच्चा कलेक्टर बने, गाड़ियों में घूमे, खूब नाम कमाए। अब सोफिया का दूसरा गाना शुरू हो गया था, प्यार किया तो डरना क्या। बल्लू आज तक नहीं समझ पाया कि इनमें से कौन किस कौम की है। उनके नाम भी अजीब होते हैं, सलमा बी, बड़ी बी, जगीरा, सुनैना। ये जरूरी नहीं था कि जिस कौम से वो आई हैं वैसा ही नाम रखा जाए। इस खेमे में आकर नए नाम पा लेने से इनका भूतकाल समाप्त हो जाता था। सांप्रदायिक सद्भाव की अनोखी मिसाल थी। हिंदू के मुस्लिम नाम और मुस्लिमों के हिंदू नाम रखे जाते थे। अधिकांश ने तो हीरोइनों के नाम पर अपने नाम रख लिए थे, जैसे माधुरी, रानी, डिम्पल, रवीना, रंभा वगैरह। जरा 1 मिनट मेरी बात तो सुन ले सोफिया। श्रीलाल की आवाज़ें सुनते ही अचानक सोफिया ने गाना बंद कर दिया। बल्लू के हाथ रुक गए। रवीना और संगीता के भी पैर थम गए। वे कह रहे थे, देखो सोफिया बहन, ये नेक तो ज़्यादा है। सोफिया ने धमकी भरे स्वर में कहा, देखो लाल जी, यदि नेक नहीं दोगे तो हम भी अभी नंगा नाच दिखाते हैं। बल्लू को मालूम था कि मन माफिक या बंधे रेट के मुताबिक शगुन न मिलने पर वे नंगे होने की धमकी देती हैं। वो सोच रहा था कि इन लोगों के नंगे होने में पता नहीं कौन सा श्राप समाया हुआ था कि धमकी से ही सब लोग डर जाते हैं। उसने तो कई बार इनको इस मुद्रा में देखा है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि समाज के लोग उन्हें नंगा देखने में कौन सा अपशगुन मानते हैं। इसी बात से रेल में भी ये लोग सवारियों को ब्लैक करने लगी हैं। श्रीलाल के सभी बच्चों को घर के अंदर भेज दिया गया था। वे कहने लगे, देखो सोफिया, पांडुरंगा मामू जब तक जिंदा थे कभी यहाँ शगुन लेने नहीं आए। उनके बाद सोफिया बहन तुम वारिस बनी। तुम्हें तो सब मालूम है, इसलिए मामू का धर्म तुम्हें निभाना चाहिए। सोफिया गुस्से में बोल रही थी, हाय हाय हाय, अब वो ज़माना गया, अब ऐसा नहीं चलेगा। उसने तालियों की आवाज़ फटकारी, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? श्रीलाल ने तर्क दिया, वो हमारी माँ को बहन मानते थे, यही रिश्ता चला आ रहा है। रिश्ते की बात सुनकर सोफिया को तैश आ गया। वो बोली,
तुमने रिश्ता माना होता तो हम भी निभाते, रिश्ता तुमने तोड़ दिया है। हाय हाय, शादी के न्योता देने के समय हम कोई नहीं थी, हमें भी कार्ड देते तो मानते। उसकी तालियों की आवाज़ फट फट कर गूंजी। वो बोली, अभी तक हर मौके पर बुलावा आता रहा, सो तो हम रिश्ता निभा रही थी। अब तुमने रिश्ता तोड़ा है तो तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा। श्रीलाल ने बात को टालने के उद्देश्य से तर्क दिया, परसों आ जाना, बहू के लिबुआ आएंगे, तुम्हें लड़की वालों से नेक दिलवा देंगे। सोफिया खींचती हुई बोली, हमारे भी कुछ उसूल हैं लाल जी। लड़की की शादी में लड़की वालों से शगुन नहीं लेते, लड़के वालों से लेते हैं। जिनके यहाँ गमी हो जाती है उसके यहाँ से साल भर तक नेक दस्तूर नहीं लेते हैं। पहली लड़की पैदा होने पर नेक लेते हैं, दूसरी लड़की होने पर जिद नहीं करते, गरीबों को कम पैसे में बख्श देते हैं। बल्लू उन लोगों की जरह होते देख रहा था। सोफिया को गुस्से में देखकर वो निर्णय नहीं ले पा रहा था कि ये इसका असली रूप है या वो असली रूप था जो सुनामी लहर में बर्बाद लोगों के वास्ते दान देने के लिए कलेक्टर को सबसे पहले 5,000 का चेक देते वक्त दिखा था। और उस दिन सड़क पर खून से लथपथ व्यक्ति को जब कोई नहीं उठा रहा था, उसे सोफिया ही अस्पताल पहुंचा आई थी। डॉक्टर से उसने कहा था कि खून की ज़रूरत हो तो हमारा ले लो, लेकिन डर यही है कि कहीं उसे कोई बीमारी ना हो जाए, हम जैसा श्राप ना लग जाए बेचारे को। श्रीलाल ने रिश्ते के अलावा और भी कई हील हवाले दिए, मान मनोवल किया और माफ़ी मांगी। तब कहीं जाकर उसका गुस्सा ठंडा हुआ। उसने बड़ी मुश्किल से एक साड़ी और 501 रुपये में सोफिया को सहमत किया। अंदर से नई बहू को बुलाया गया। सोफिया ने नई बहू की बलाएं लेते हुए कई आशीष दिए। पांडुरंगा के नाम से बहू के हाथ में 51 रुपये मुंह दिखाई के भी दिए। फिर लड़की की ओर इशारा करके श्रीलाल से बोली, हमारी बिटिया भी सयानी हो गई है, इसके हाथ कब पीले कर रहे हो? अब की बार बुलावा देना मत भूलना। क्या नाम है इसका? श्रीलाल ने संक्षिप्त उत्तर दिया, प्रतिभा। अब तो कॉलेज में पढ़ रही होगी। हाँ। बल्लू ने देखा नई बहू से सटकर खड़ी प्रतिभा शर्म की गठरी बनी जा रही थी। वे लोग आपस में मस्ती करती लौट पड़ी। 2 महीने बाद की बात है। अगस्त का महीना शुरू हो गया था। पानी जोर से बरस रहा था। रात में बल्लू दालान में सोता था। पहले वो सब लोगों के साथ सोता था। सभी लोग उसे अपने पास लेटाने को आतुर रहती थी। शुरू में तो वो समझता था कि सब उसे बेहद प्यार करती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि रात में उसके शरीर पर उन लोगों के हाथ रेंगने लगते हैं। उनके हाथों का स्पर्श उसे अच्छा लगता और वो स्खलित हो जाता। एक रात जब एक के बाद एक 4 लोगों ने उसे परेशान किया तो वो चीख उठा। तब से सोफिया ने उसे बाहर दालान में सुलाना शुरू कर दिया। उसने सबको हिदायतें भी दे दी कि वो पांडुरंगा की अमानत है, इसलिए उसे अपनी टीम से अलग करना नहीं चाहती। अन्यथा अब बबलू की उम्र अलग रहकर खाने कमाने की हो चुकी है। उसने गुस्से में कहा कि बबलू के साथ किसी ने भी बदसलूकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे रात्रि में अब भी कमरे से कई तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उसका मन हुआ कि वो किवाड़ की दरार में से झांके, लेकिन उस रात की घटना याद आते ही वो पस्त हो गया। दोपहर का समय था। बल्लू का नियम था कि पास की गली में नुक्कड़ पर बने होटल पर चाय और टोस्ट खाता था। आज कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही थी। वो चाय पीने चल दिया। आज होटल बंद था। निराश होकर वो लौट ही रहा था कि उसने देखा कि श्रीलाल की बेटी प्रतिभा कॉलेज से आ रही थी। वो छाता लगाए थी, लेकिन फिर भी भीग गई थी। उसके कपड़े बदन से चिपक गए थे। घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो गली में घुस गई। उसी समय उसने देखा कि प्रतिभा के मोहल्ले का लड़का छिंगा भी पीछे पीछे गली में चला गया। बल्लू निरपेक्ष सा घर लौट आया। शाम हो चली थी। टीम की सदस्य घर लौटने लगी थीं। रवीना बदहवास सी सोफिया के पास आई और बोली, सोफिया भी, तुमने कुछ सुना? उसका सीना धौंकने के समान चल रहा था। सोफिया ने कहा, जरा दम ले ले फिर बताना। रवीना फिर से बोल पड़ी, मैं श्रीलाल के मोहल्ले से आ रही हूँ। मैं सुनकर आई हूँ कि दिन दहाड़े आज उसकी लड़की की किसी ने इज्जत लूट ली। बल्लू पास ही खड़ा था। बोला, कब? आज दिन में, वो होटल वाली गली में। बल्लू हक्का बक्का रह गया। वो बोला, दिन में मैंने तो उसे देखा था गली में जाते। हाँ, उसके पीछे पीछे एक लड़का भी गया था, उसी के मोहल्ले का दादा छिंगा। सोफिया ने उसे पकड़कर झंझोड़ दिया और बोली, बता और क्या देखा था तूने? वो घबरा कर बोला, कुछ नहीं, मैं तो वापस आ गया था। सोफिया रवीना की ओर मुखातिब होकर बोली,
फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी होगी, मरेगा साला अपने आप। रवीना बोली, वही तो, उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। सुनते ही सोफिया ने बल्लू का हाथ पकड़ा और दंदनाती हुई श्रीलाल के यहाँ पहुंच गई। श्रीलाल घर पर ही मिल गए। उनका चेहरा बुझा हुआ था। सोफिया ने जाते ही प्रश्न दागा, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? श्रीलाल पहले तो चौंक गए कि इन्हें कहाँ से मालूम पड़ गया। फिर बोले, देखो, जो होना था सो हो गया। अभी तो बात घर की घर में है। पुलिस में जाने से बात पूरे शहर में फैल जाएगी, फिर उससे शादी कौन करेगा? सोफिया ने कहा, बात घर की घर में नहीं रह गई, पूरे मोहल्ले में खबर हो गई है। लड़की की इज्जत की चटकन और थाली की खनक सबको मालूम पड़ जाती है। बल्लू ने देखा प्रतिभा चुपचाप बैठी है। सोफिया ने प्रतिभा से पूछा, क्यों, छिंगाई था ना? उसने हाँ में सिर हिलाया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सोफिया ने श्रीलाल पर जोर डालते हुए कहा, देखो लाल जी, बल्लू देगा गवाही, चलो तुम रिपोर्ट लिखवाने चलो। श्रीलाल ने कहा, देखो सोफिया बहन, होना जाना कुछ नहीं है, वो गुंडा बदमाश है। सोफिया उलाहना देने वाले स्वर में बोली, तुम लोग औरतों को आगे बढ़ाने की बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हो। सच्ची बात यह है कि आज भी तुम्हारी मानसिकता नहीं बदली है। श्रीलाल टस से मस नहीं हुए। सोफिया पैर पटकती घर वापस आ गई। घटना के 5वें दिन होटल वाली उसी गली में छिंगा बेहोश पड़ा मिला। पुलिस आई, तफ्तीश हुई और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जल्दी ही ये खबर सब जगह फैल गई कि किसी ने उस लड़के का गुप्तांग काट दिया है। ये खबर मिलते ही सोफिया की टीम अस्पताल जा पहुंची। उसकी हालत ठीक नहीं थी। सोफिया ने डॉक्टर से बात करके पता लगाया कि 15 दिन में आराम मिल पाएगा। ये 15 दिन उन सबको खूब ज़्यादा लगे। सोफिया बीच बीच में छिंगा को देख आती थी। जिस दिन वो स्वस्थ हुआ, सोफिया पूरे फौज पाठे के साथ अस्पताल पहुंच गई। अब वे लोग उसे अपनी बिरादरी में शामिल करना चाहती थीं। पुलिस दरोगा ने सोफिया से कहा, हमारी तफ्तीश चल रही है, इसलिए वो अभी अस्पताल में ही रहेगा। ये सुनकर सोफिया मायूस सी होकर वापस आ गई। सावन का महीना शुरू हो गया था। सभी लोग अलग अलग मोहल्ले में उगाहनी के लिए निकल गईं। सोफिया बल्लू को साथ लेकर श्रीलाल के मोहल्ले में चल दी। सोफिया श्रीलाल के घर राखी का दस्तूर लेने आई। श्रीलाल घर पर ही मिल गए। उन्होंने भेदती निगाहों में पूछा, सब लोगों को शक है कि तुम लोग बिरादरी में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए लोगों के अंग भंग कर रही हो? सोफिया बड़े ऊंचे स्वर में बोली, नहीं लाल जी, हमारी संख्या तो ईश्वर बढ़ाता है, खुदा ना करे वो और अधिक संख्या बढ़ाए। हमें कितना कष्ट है इस योनि में होने का, ये तो हम ही जानती हैं। जिसके होने पर ये नासपीटे दम भरते हैं और हमारी बहू बेटियों की इज्जत से खेलते हैं। बल्लू को याद आया कि उस रात तेज बारिश में सोफिया 5-6 लोगों को लेकर कहीं जा रही थी। उसने भी चलने की जिद की थी। होटल बंद हो गया था। उसे होटल की बेंच पर बिठा दिया गया था। सुल्ताना और रंबा एक लड़के को घसीटते हुए गली में ले गई थीं। वो भीगता हुआ कांप रहा था। अचानक गली से तेज चीख की आवाज़ आई। कुछ देर बाद वो सभी वापस आ गई थीं। उसने कई बार पूछा भी था कि क्या हुआ, ये चीख कैसी थी, लेकिन उसे कुछ नहीं बताया गया। आज उसे समझ में आया कि माजरा क्या था। बल्लू अंदर ही अंदर भुनभुनाने लगा कि इन लोगों ने उसे अभी तक अपनी जमात में शामिल नहीं किया है। बल्लू देख रहा था कि सोफिया आज दूसरे ही अंदाज में थी। इस बार न कोई तालियों की फटफट थी, ना ही हाय हाय के स्वर। सोफिया के चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे। कुछ देर शांत रहकर वो बोली, हाँ, यही सच है कि ये काम हमने किया है, लेकिन अपनी संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, तुम जैसे भीरू लोगों में चेतना जगाने के लिए। जिस दिन बलात्कारियों को ये सज़ा मिलने लग जाएगी, उस दिन से कोई भी गुंडा औरतों की इज्जत लूटने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। सोफिया श्रीलाल को शांत देखकर विषाक्त स्वर में बोली, अलबत्ता पहले तो माँ बाप इज्जत के डर से रिपोर्ट लिखाते नहीं हैं। यदि रिपोर्ट लिखा भी दें तो केस साबित नहीं हो पाता। रुपयों की भरमार से सबूत के बिना केस रफा दफा हो जाता है। यदि जुर्म साबित भी हो जाए तो कितने साल की सज़ा होगी? 5 साल की, 7 साल की, बस। जमीन पर हाथ मारते हुए वो बोली, हरामियों को ऐसी सज़ा मिले जो हमने दी है, तो कोई बहू बेटियों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना करे। यह सुनकर बल्लू के मन में आए उन लोगों के प्रति क्रोध, नफरत, उपेक्षा का भाव सब कुछ समाप्त हो गया। उसे लग रहा था कि संवेदना इन लोगों में है,
जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। संवेदना श्रीलाल जैसों में नहीं है। इज्जत से तो ये लोग जीते हैं। दूसरों की इज्जत तो मौके बेमौके उधड़ती रहती है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पद्मा शर्मा की लिखी हुई कहानी इज्जत के रहवर। जिनको समाज कोई इज्जत नहीं देता है वही दूसरों की इज्जत रखने के लिए काम आते हैं, लेकिन तथाकथित इज्जतदार लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए कितने अमानवीय हो जाते हैं। आशा है कहानी आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।